हेलो एवरीवन। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 8 की टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिट है वो आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर आईसीटी से रिलेटेड है। आपने बीएड एमएड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पेपर पढ़ा होगा और जो वर्तमान में जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को आईसीटी में जो है बदल दिया गया है, वही यूनिट है ये। और इसमें हम जो है तकनीक के बारे में पढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम तकनीक का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और इस यूनिट में के लगभग हम जो है 2 से 3 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इसका पहला वीडियो है। सर्वप्रथम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के ब्रायन मोर जॉन्स ने सन 1967 में किया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर एक पहला जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो उसका आंसर होगा ब्रायन मोर जॉन्स ने 1967 में। ये समझ लीजिए कि पीजीटी एजुकेशन के लिए ये रामबाण है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न वहाँ पूछ लिया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये पूछ लिया जाता है, और नेट के भी एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह टाइप का प्रश्न आ जाता है। 1926 में अमेरिका के सिडनी एल प्रेसी ने जो टीचिंग मशीन का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में प्रारंभ किया। मतलब शिक्षण मशीन जो बनाई और उसका प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो 1926 में सिडनी एल प्रेसी ने किया था। 1950 में बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किया, जो कि इनके अधिगम का जो सिद्धांत था उसी से रिलेटेड है और उसी पर बेस्ड है। या फिर यूँ कहें कि वही है, बस उसको तकनीक का नाम दे दिया और तकनीक से ही इसको, क्योंकि बगैर टेक्निक के हम जो है कोई काम नहीं करते हैं। और अधिगम जो किया जाता है लर्निंग के, जो उन्होंने सिद्धांत बताए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है स्किनर ने अपनी लर्निंग थ्योरीज दी है, वो प्रोग्राम लर्निंग को ही प्रदर्शित करता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला एजुकेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी। एजुकेशन शब्द को भली भांति समझते हैं, फिलॉसफी में मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी में मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कला। इसका मतलब हुआ एजुकेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो कलात्मक हो, क्योंकि शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों ही है। कला कैसे है, हर व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता, लेकिन उसको सही तरीके से प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए, कलात्मक ढंग से अगर वह जो है पढ़ाने का पढ़ाता है, तो उसका जो शिक्षण है प्रभावशाली होता है। साथ ही साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि विज्ञान का जो हम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका हमारा जो शिक्षण है प्रभावी होता है। शैक्षिक तकनीक को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीक ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। इस तरीके की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। शैक्षिक तकनीक के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उद्देश्य का मतलब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शिक्षक, छात्र और इन जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं शिक्षकों की क्षमता और योग्यताओं में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि जब शिक्षक अपनी योग्यताओं का विकास करेगा तो निश्चित तौर पर अधिगम उसका जो है अधिगम भी प्रभावशाली होगा और शिक्षण भी प्रभावशाली होगा। शिक्षण को अधिक प्रेरक और रोचक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाना, शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक वास्तविक प्रभावशाली बनाना, बालक को उसकी योग्यता, क्षमता और उसकी व्यक्तिगत गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करना। क्योंकि जो तकनीक है वह जो है बालक को स्वयं की गति से सीखने की अनुमति प्रदान करता है, कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक जितना चाहे उतना दे दे, बल्कि यहाँ पर ध्यान दिया जाता है कि छात्र कितना सीखना चाहता है अपनी स्वगति से सीखे। अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाना, पृष्ठ पोषण, फीडबैक की यहाँ पर जो है व्यवस्था होती है।
अगर उसने सही कार्य किया तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है, कोई गलती की है तो गलती कहाँ हुई है इस तरीके का भी फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि अगली बार वो त्रुटि नहीं होती है। पाठ्य वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। शिक्षण के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना। शैक्षिक तकनीक के रूप की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कठोर शिल्प पागम, या जिसे हम शैक्षिक तकनीक प्रथम कहते हैं। ये 3 प्रकार की तकनीक होती हैं: शैक्षिक तकनीक का प्रथम, शैक्षिक तकनीक द्वितीय और प्रणाली विश्लेषण, जैसे कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कठोर शिल्प उपागम की। कठोर शिल्प उपागम में शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री होती है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है, इस पर जोर दिया जाएगा आपका कठोर शिल्प उपागम में। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कठोर शिल्प सॉरी शिक्षण अधिगम सामग्री का संबंध किससे है, तो ये आप वहां पर टिक करेंगे कठोर शिल्प उपागम। यह उपागम भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि शैक्षिक तकनीक का कौन सा रूप भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है। इस उपागम के फलस्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रम और मुक्त विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीक रिलेटिव टेक्नोलॉजी का नाम दिया, और हार्डवेयर अप्रोच का सबसे पहले ए लुम्सडेन ने वर्णन किया था। हार्डवेयर अप्रोच मतलब वही कठोर शिल्प उपागम, इंग्लिश वर्ड हो गया इसका ये बस। इस उपागम को दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मशीनों की तकनीक पर जोर दिया जाता है। कोमल शिल्प उपागम और शैक्षिक तकनीक द्वितीय की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड। कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीक के क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग ना करके इसमें शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों की अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। कठोर शिल्प उपागम में हमने क्या किया था, वहां पर शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में हम जो है वहां पर मशीनों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो है कोमल शिल्प उपागम है। यहाँ पर हम तकनीकों का प्रयोग तो करेंगे, पर यहाँ पर हमारा जो तकनीक होगी वो सिद्धांत होंगे, और कठोर शिल्प उपागम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कोमल शिल्प उपागम को शिक्षण तकनीक, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वरमैन ने 1968 में कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नया नाम दिया था। और यहाँ पर आपको एक कह सकते हो कि एक टेबल दी है, जिसमें बताया गया कि हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या क्या आता है। हार्डवेयर अप्रोच में आपका चौक बोर्ड आ जाएगा। अब चौक बोर्ड का जो कार्य होगा वो आएगा आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच में। OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो होगा वो हार्डवेयर में अप्रोच में जाएगा, लेकिन उस पर जो ट्रांसपेरेंसीज रखी जाएगी वो जाएगी आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच में। स्लाइड प्रोजेक्टर पर जो स्लाइड्स होंगी वो आपके सॉफ्टवेयर अप्रोच में जाएंगी। कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्राम होगा वो आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच में जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डर, खाली कागज, ये आपके हार्डवेयर अप्रोच में जाएंगे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की सामग्री जो होगी वो आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच में जाएगी। लिखित सामग्री जो होगी, जो खाली कागज था, ब्लैंक पेपर था, वो आपका हार्डवेयर अप्रोच में आ रहा था। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं उस पर लिखी हुई सामग्री की, तो आपके सॉफ्टवेयर अप्रोच में आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रणाली विश्लेषण की जो तीसरा प्रकार है, इसके बारे में हम बात करते हैं, सिस्टम एनालिसिस की। इसका जो विकास है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसमें प्रशासन, प्रबंधन और व्यापार, सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार ये प्रस्तुत करता है। इसको जो है प्रबंधन तकनीक उपागम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। इसकी बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सूचना तकनीक की बात। तो सूचना तकनीक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूचना आखिर होती क्या है। सूचना वो है जिसके आधार पे हम जो है अपने
आसपास के एरिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में सत्य और असत्य में विभेद कर पाते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट, ये सूचना के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग सोर्सेज से आपके पास डेटा इकट्ठे करते हो, आंकड़े इकट्ठे करते हो, और उन आंकड़ों का जब आप विश्लेषण करते हो तो वो विश्लेषण ही आपके लिए सूचना का माध्यम बनती है। आंकड़ों को संग्रहित रूप ही हमारे लिए सूचना बन जाती है। उनके लिए उन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एनालिसिस किस तरीके का है। हमारे पास विभिन्न जो स्रोतों से आंकड़े आते हैं और जो स्रोत होते हैं वहां से आप अपने आंकड़े इकट्ठे करते हो, वही आपके लिए सूचना बन जाते हैं। किसी भी सूचना प्रणाली में अदा इनपुट को आंकड़े कहा जाता है, प्रदा सूचना कहा जाता है, और आंकड़ों के परिकलन के बाद सूचना में इसे परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि जब आप इनपुट की कंडीशन में होते हो तब आप क्या कर रहे हो, तो सूचना जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे कर रहे होते हो। इसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हो जो कि वो बन जाता है आपका इनपुट। प्राइमरी डेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट टाइप मैंने बना दिया। प्राइमरी डेटा आपके पास मिलेगा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करोगे, इसके बाद वो बन जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। लास्ट में आपका इन्फॉर्मेशन बनता है। सबसे पहले आप डेटा इकट्ठा करते हो जो कि आप रिसर्च में करते हो, वही आपके लिए डेटा एनालिसिस करते हो, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करते हो, इसके बाद वो आपका बन जाता है इन्फॉर्मेशन। सूचना के प्रकार भी अपने होते, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मुद्रित संसाधन, संचार साधन, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन, दृश्य श्रव्य उपकरण, और मौखिक सूचनाएं। ये जो है कुछ प्रकार हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि इनके बारे में आप सामान्य जानकारी रखते हैं। मुद्रित जो संचार माध्यम क्या होते हैं, प्रिंट मीडिया जो भी होती है वो जो है मुद्रित सूचना में आती है। पेपर 1 में भी आपने इस कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा इसको। प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, जो कि आप प्रत्यक्ष देख रहे हो तो जो आपको फेस टू फेस इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण, जहाँ से आप सुनते और देखते हो, टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ से श्रव्य दृश्य उपकरण बन जाते हैं। वे आपके मौखिक सूचनाएं, ओरली आपको कहीं से कुछ बातें मिल जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये आपके जो है मौखिक सूचनाओं में एकत्र किए जाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। 1894 में इंग्लैंड में और तथा फ्रांस में फोटोग्राफी का आविष्कार किया गया। इसके बाद 1900 में फ्रांस में फोटो स्टेट टेक्निक का विकास किया गया। 1938 में यूएसए में जीरोक्स जो जीरोग्राफी होती है का आविष्कार किया गया। 1940 में फ्रांस और इंग्लैंड में माइक्रोग्राफी का आविष्कार किया गया। 1960 में यूएसए में लेज़र तकनीक का विकास किया गया। आपने देखा फोटो स्टेट, जो कि हम नॉर्मली किसी भी दुकान पे जाते हैं फोटो स्टेट करवाने के लिए, जैसा पेपर होता है वैसा ही आपको फोटो कॉपी करके दे देता है। जीरोक्स क्या होता है, कम एरिया में वो आपकी कॉपी करके दे देता है। इसके बाद माइक्रोग्राफी क्या हो जाता है, बहुत ही कम स्पेस में बहुत बड़े पेज को, जैसे कि मान लीजिए A4 साइज का कोई पेज है तो उसको बहुत सूक्ष्म रूप में उसको जो है उसकी कॉपी बना के दे देगा आपको, माइक्रोग्राफी कहते हैं उसी को। और जीरोक्स उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद जो आपका माइक्रोग्राफी होती है वो और उससे छोटा होता है। संचार, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बच्चे चीटिंग के लिए पर्ची पुर्ची बना लेते हैं, तो बहुत छोटा लिख के अपना बना लेते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता, पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि इस तरीके की पर्ची बना लेते हैं कि बहुत बड़े अपने क्वेश्चंस को छोटे छोटे अक्षरों में लिख के बना लेते हैं। तो वही जीरोक्स है, वही वैसा ही माइक्रोग्राफी होती है। और आप लोग इस एज में हैं तो माइक्रोग्राफी और जीरोग्राफी को भली भांति समझते होंगे। संचार प्रौद्योगिकी अगर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, संचार और प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, पेपर 1 में भी आपने पढ़ा होगा। और जिसकी हम बात कर रहे हैं संचार और प्रौद्योगिकी की, तो तकनीक के बारे में हमने इसके पहले चर्चा की। संचार जो है हिंदी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दूसरों तक फैलना। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा की कम्युनस से बना है
और अगर इसके साधन की हम बात करते हैं तो ये जो है संचार के अनेक साधन होते हैं। आपका टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेडियो की, तो रेडियो अब बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ग्रामीण अंचल में जहाँ पर टीवी अभी तक नहीं पहुँच पाया, बहुत ही कम ऐसे एरिया हैं जहाँ पर टीवी नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि जहाँ टीवी नहीं पहुँचा वहाँ पर मोबाइल ज़रूर पहुँच गया। वर्तमान स्थिति ऐसी है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा सस्ता हो गया है। तो रेडियो बहुत पहले, ये कह सकते हो कि आप 90 के 92 90 से लेके 90 के दशक में या फिर 2000 तक के दशक तक आप मान सकते हो कि उस टाइम रेडियो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। पर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर घर में लगभग अब टीवी हो गया है, और अगर टीवी नहीं है तो मोबाइल ज़रूर होगा। एंड्रॉयड मोबाइल की पहुंच ग्रामीण के हर तबके तक हो गई है, क्योंकि इतने सस्ते मोबाइल कर दिए गए हैं, इंटरनेट थोड़ा सस्ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी पहुंच जो है बहुत निम्न वर्ग में भी हो गई है। तो ये संचार तकनीक जो होती है वो हमारे लिए सूचना प्रदान करने के अपने माध्यम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूचना जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि जिसका माध्यम सही माध्यम से प्रदान की जाती है, और दूसरा होता है फेक न्यूज़ या इंफॉर्मेशंस, जो समाज के लिए कभी भी सही नहीं हुई हैं, सही नहीं होती है। क्योंकि फेक न्यूज़ जो होती है या फेक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो समाज में हमेशा घृणा ही उत्पन्न करती है, हमेशा झगड़े ही बढ़ाती है। इसीलिए किसी भी बात को समझने से पहले, किसी भी बात को उसका एक्शन लेने से पहले उसका हमें विश्लेषण कर लेना चाहिए। मैंने आपको अक्सर बताया है कि एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अपने जो ऑफिशियल चैनल पर या फिर अपने फेसबुक पेज पर या फेसबुक ग्रुप पर, तो उसका जब तक हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता, माध्यम का मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं होती, तब तक मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करता। क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपने हम पर विश्वास किया है। उस विश्वास के साथ हम आप गलत नहीं कर सकते, विश्वासघात नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान देना चाहिए, किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले उसको समझें। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है जो समाज में घृणा उत्पन्न कर सकती है या फिर झगड़े भी वहाँ पर हो सकते हैं, तो ऐसी न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें, वहाँ उस इन्फॉर्मेशन को वहीं के वहीं दबा दें, मतलब उसको डिलीट कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं अनुदेशन तकनीक की। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की अनुदेशन तकनीक जो उपलब्ध साधनों के संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा छात्रों में विशेष व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो उसका बिहेवियर है उसका मॉडिफिकेशन करता है, अनुदेशन तकनीक कहलाता है। अनुदेशन तकनीक को हम जो है कुछ और शब्दों में भी समझ सकते हैं। अनुदेशन तकनीक शैक्षिक तकनीक की वह शाखा है जिसमें हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य श्रवण दृश्य सामग्री जो होती है कि सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक, व्यवहारिक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तकनीक का जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। जो शिक्षण सामग्री होती है, शिक्षण जो अधिगम सामग्री होती है, टीचर लर्निंग जो मटेरियल है उसका हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य जो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उनका हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ये हमें जानकारी देता है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है और उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप छोटी छोटी क्लासों की यहाँ पर बात हो रही है, छोटी क्लासों में अगर आप बहुत बड़े चैप्टर को एक बार में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उन छोटे छोटे भागों को अलग अलग लेक्चर में, अलग अलग क्लासेस में आप उनको प्रोवाइड करवाते हो। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपनी स्वगति से उन छोटे छोटे डिवाइड किए गए चैप्टर्स को कवर करते जाते हैं, लेसन्स को कवर करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर को आप जो है डिवाइड करते हो लेसन में। लेसन का मतलब है, चैप्टर और लेसन का दोनों में डिफरेंस हमारे समझ लीजिए जिस तरीके से हम कहना चाहते हैं। चैप्टर का मतलब मैंने यूनिट से लिया है और लेसन का मतलब आपके लेक्चर से लिया है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स आप बनाते हो टुकड़ों टुकड़ों में,
और वही लेक्चर्स आपके एक लेसन को कंप्लीट करते हैं, आपके यूनिट को कंप्लीट करते हैं, आपके चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और बच्चे धीरे धीरे आपके दिए गए कंटेंट को समझ जाते हैं। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप स्वतंत्र होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने के लिए। आप बच्चे को 2 की टेबल सिखाना चाहते हैं, 2 का पहाड़ा सिखाना चाहते हैं, बहुत छोटी क्लास है, जरूरी नहीं है कि एक बार में उसे याद हो जाएगा, तो आप उसे क्या करते हो, उसको पहले 5 अंकों से याद करने के लिए देते हो, या फिर पहले आपको पहले जो है 4-5 दिन तक आप क्या करते हो, 2 की टेबल पूरी दे देते हो, उसको बार बार भरने के लिए दे देते हो पेज को। तो क्या होता है कि उसको दिमाग में एक बन जाता है कि जो 2 होता है, 2 का जो टेबल उसे सिखाने जा रहे हो, 2 की टेबल सिखा रहे हो, ये पहले नंबर पर 2 आता है, फिर सेकंड नंबर पर 4 आता है, फिर 6 आता है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उसे याद हो जाता है। और फिर बाद में आप उसको 5-5 अंक में उसे डिवाइड करके उसको याद करवा देते हो। ये जो छोटे छोटे डिवाइड करने के तरीके हैं, ये आप स्वतंत्र होते हो कि आपको किस तरीके से उसको कितने भागों में डिवाइड करना है अपने लेक्चर को। मानवीय विकास के लिए पृष्ठ पोषण का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। जो फीडबैक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर फीडबैक की व्यवस्था होती है, जो गलती करता है उसको उसका फीडबैक मिलता है, जो अच्छा करता है उसको फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि फीडबैक नहीं मिलेगा तो कमियों को दूर करना संभव नहीं होगा। छात्रों को उनकी आवश्यकता गति के अनुसार पढ़ने का अधिकार होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें, शिक्षण तकनीक जो होती है, या कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, शैक्षिक तकनीक जो है, वह जो है बालक को स्वगति से सीखने की अनुमति प्रदान करता है। क्योंकि तकनीक का प्रयोग करते हुए आप जब अपना शिक्षण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो शिक्षण है वो प्रभावी हो जाता है, और साथ ही साथ अधिगम करने में बच्चे को सरलता होती है। यहाँ पर उसको स्वगति से सीखने की छूट होती है। अनुदेशन तकनीक का प्रमुख कार्य सूचनाएं प्रदान करना होता है। छात्रों को इस तकनीक के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिल जाते हैं। यह शिक्षक के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखता है। रीजन, यहाँ तकनीक का प्रयोग कर रहे हो आप, तकनीक का प्रयोग करोगे, मशीनों का प्रयोग करोगे, तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ पर शिक्षक नहीं भी होगा तो आप जो है वहाँ पर बालक भी वहाँ पर अधिगम कर पाता है। आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन लगाया गया, कहने का मतलब है कोरोना क्राइसिस जो रहा, तब से ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। रीज़न कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। ऐसी स्थिति में शिक्षक घर बैठ के बच्चों को पढ़ाता है, तो इस शिक्षक के अभाव में भी शिक्षण कार्य पूर्ण हो रहा है। एक शिक्षक हजारों शिक्षकों को, लाखों शिक्षकों को, करोड़ों शिक्षकों एक शिक्षक सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों छात्रों को पढ़ा सकता है अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके। जरूरी नहीं है कि उसकी पहुंच क्लास में सिर्फ कुछ बच्चों तक थी, लेकिन तकनीक के प्रयोग से उसकी जो पहुंच करोड़ों लोगों तक हो गई है। यह शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में सहायक होता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण तकनीक मानवीय तथा अमानवीय दोनों साधनों का प्रयोग करती है। व्यवहार तकनीक की अगर हम बात करते हैं, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी की अगर हम यहाँ बात करें, तो व्यवहार तकनीक 2 शब्दों से मिलकर बना है, बिहेवियरल और टेक्नोलॉजी। व्यवहार और तकनीक। व्यवहार तकनीक इस बात पर जोर देती है कि किस प्रकार से सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाए जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन आ सके। व्यवहार तकनीक वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की व्यवहारों और वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जो भी हम लर्न करते हैं, वो 2 माध्यम से हमारे ज्ञान में कन्वर्ट होता है। पहला तो जो हम न्यू सीख रहे हैं वो हमारे लिए नॉलेज हो जाती है, जो हमने पहले से सीखा हुआ है उसके अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो हम अपने क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। व्यवहार तकनीक की अगर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले व्यवहार आते हैं, रेनफोर्स्ड जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आती हैं, इसके बाद आप सीखते हो, इसके पश्चात आप व्यवहार में जो सापेक्ष जो परिवर्तन है वो आपका स्थायी हो जाता है। रेनफोर्समेंट के बारे में आपको मैंने साइकोलॉजी में बताया है।
व्यवस्थित तरीके से रेनफोर्समेंट की व्यवस्था हमने जो है इसकी व्याख्या की है कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। उसके माध्यम से आप अधिगम करते हो, अधिगम के माध्यम से जो आपके व्यवहार में, उन व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास करते हो। व्यवहार तकनीक की अगर हम बात करें, व्यवहार तकनीक शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के कक्षा में व्यवहारों का अध्ययन करती है। व्यवहार तकनीक का ध्येय कक्षा में व्यवहार से वांछित परिवर्तन लाना होता है। यह मनोविज्ञान केंद्रित विचारधारा है। यह शिक्षण के सिद्धांतों के विकास में सहायक होती है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में प्रयोग करती है। साथ ही साथ जो व्यवहार तकनीक है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर बात बोली जाती है तकनीक शिक्षा में कि बालक को उसके योग्यता अनुरूप उसकी स्वगति से सीखने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो निश्चित तौर पे उसके व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उसको ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की। जो अनुदेशन के जो प्रारूप हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियाँ, कार्यों, विधियों व उपागमों को सम्मिलित रूप में अनुदेशन प्रारूप कहा जाता है। जो भी अनुदेशन प्रारूप है वो जो है सीखने के सिद्धांत, शिक्षण की परिस्थितियाँ, उसकी जो कार्य हैं, उसकी जो विधियाँ हैं, उनके सम्मिलित रूप को हम जो है क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कहते हैं। क्योंकि इन्हीं माध्यमों से हम जो है अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। अनुदेशन प्रारूप आधुनिक कौशल, प्रविधियाँ, युक्तियों का और प्रशिक्षण में प्रयोग है। अनुदेशन प्रारूप इन कौशलों, प्रविधियों और युक्तियों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने के सिखाने के कार्य को सरल और सुगम उपाधि बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये कहा था आपके डैरेन अर्विन ने। ये मैंने डेफिनेशन इसलिए ले ली है, कभी कभी इस तरीके की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो मुझे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। अनुदेशन प्रारूप शिक्षण सिद्धांतों का पर आधारित होता है। यह परिकल्पनात्मक तथ्यों को सहज रूप में परीक्षण के लिए स्वीकार करता है। अनुदेशन प्रारूप भौतिक संगणक तथा गणितीय प्रारूप में सहायता लेता है। नियम, सिद्धांत और रचना, ये सभी अनुदेशन के प्रारूप के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया जो उसकी शिक्षण विधियाँ हैं, जो कार्य हैं, प्रविधियाँ हैं, शिक्षण सामग्री है, उन सब का सम्मिलित रूप आपके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में आता है। और उसी तरीके से इसका प्रयोग करते हुए हम जो है अपने अधिगम को पूर्ण करते हैं। हमें पहले से पता है कि शिक्षण जो भी है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। इन दोनों का सही तरीके से सामंजस्यपूर्ण अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा शिक्षण प्रभावशाली होता है। अनुदेशन के अगर हम प्रारूप की बात करते हैं, जिसमें कुछ प्रकारों की चर्चा की गई है। पहला आपका प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल मॉडल, और दूसरा है साइबरनेटिक डिज़ाइन, तीसरा सिस्टम अप्रोच, जिसको सिस्टम अप्रोच जो कि आपका प्रणाली विश्लेषण एनालिसिस था वैसा ही है। और यहाँ पर हम दो मॉडल के बारे में बात करेंगे, आपका ट्रेनिंग साइकोलॉजी मॉडल और साइबरनेटिक्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप की। यह प्रारूप कार्य विश्लेषण तथा संबंधित प्रशिक्षण अवयवों पर ध्यान देता है। यह शैक्षिक तकनीक के इनपुट पक्ष को पर जो है अपना फोकस रखता है, उसी से संबंधित होता है। सबसे पहले इनपुट का मतलब होता है जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले आप सूचना प्राप्त करने के पहले आंकड़ों का इकट्ठा करते हो, तो वही आपके लिए क्या हो जाता है, इनपुट की कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर जो शैक्षिक तकनीक में जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रारूप है उसका संबंध शैक्षिक तकनीक के इनपुट से होता है। इसकी उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं की अनुक्रिया के फलस्वरूप हुई थी। सेना में बम वर्षकों के प्रशिक्षण में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। गेने और ग्लेजर ने इस प्रारूप पर विशेष रूप से बल दिया। और जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान के प्रारूप के अगर हम सोपान की बात करें तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कार्य तत्वों को पहचानना, उनकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना, सीखने के पूर्ण परिस्थितियों को एक व्यवस्थित क्रम में उनका जो क्रम है, सिस्टमैटिक ऑर्डर है, उसको बनाए रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी उपादेयता की, इसकी उपयोगिता की, यूटिलिटी की।
तो शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास करने में उपयोगी होते हैं, जो कि टीचिंग मॉडल होते हैं। स्पेशली कुछ टीचर्स के लिए कुछ मॉडल बनाए जाते हैं। आपने टीचर एजुकेशन में देखा होगा कि बहुत बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा की गई थी। जो ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल मॉडल है वो उसको बनाने में मदद करता है। अनुदेशन विकास में सहायक होता है। शिक्षण प्रशिक्षण के प्रयोगात्मक समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सुधार लाने में हमारे लिए प्रयत्नशील रहता है। साथ ही साथ यह जो ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग है उसका अनुसरण करती है। ये ध्यान रखना, ये ब्रांचिंग जो प्रोग्राम लर्निंग का जो अपना प्रकार है उसका अनुसरण करती है। लेकिन इसके बाद जो साइबरनेटिक आएगा वो आपका लीनियर प्रोग्राम लर्निंग का अनुसरण करेगी। इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। साइबरनेटिक्स डिज़ाइन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइबरनेटिक्स जो ग्रीक भाषा के साइबरनेट्स का से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पायलट या प्रशासक। संप्रेषण तक जो नियंत्रण की प्रक्रियाओं के कुछ अपने आधारभूत कुछ अपने तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात आती है इनपुट की, अदा की। यह वह इकाई है जिसमें हमें प्रक्रिया का बोध होता है और जिसके द्वारा हमें पाठन सामग्री सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मतलब जहाँ से हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो आपके इनपुट में आ जाता है। आउटपुट में क्या आता है? अनुदेशन व्यवस्था में छात्रों के सामने प्रदर्शन करना एक प्रदा कहलाती है। यह इकाई क्रम की एक प्रक्रिया के परिणाम होती है, जो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य अनुक्रियाओं को उत्पन्न करना होता है। जो अनुक्रियाओं को अगर हम उत्पन्न कर रहे होते हैं अपने आंकड़े के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने थॉट्स के माध्यम से, वो हमारे लिए प्रदा में आ जाते हैं। इसके बाद बात आती है संसाधक की, प्रोसेसर की। इसके माध्यम से सूचनाओं में या सामग्री में संशोधन तथा परिमार्जन किया जाता है। संसाधक का अभिप्राय उस यंत्र से भी होता है जो तथ्यों को रेखीय विधि से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय विधि का मतलब सिस्टमैटिक ऑर्डर में वो चीज़ मिल रही होती है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ब्रांचिंग में उसके पास ऑप्शन होते हैं। यह व्यवस्था शिक्षण प्रक्रिया को अधिक से अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाती है। लीनियर अभिकृत अध्ययन के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यहाँ पर मैंने बताया कि ऊपर की तरफ ब्रांचिंग में था, जो कि आपके ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल मॉडल में ब्रांचिंग से रिलेटेड था, पर जो साइबरनेटिक्स है वो लीनियर जो अधिगम अध्ययन है उससे संबंधित होता है। शिक्षक को शिक्षण तंत्र समझाने में मदद करती है। नवीन शिक्षण के प्रतिमान तैयार करने में सहायता करती है। कक्षा अनुदेशन में उपयोगी होती है। यह सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के अनुदेशन पर ध्यान देती है। ये जो है आपके टीचिंग मॉडल्स थे। यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के टीचिंग मॉडल की चर्चा की। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, और इस वीडियो को का जो PDF है वो मैंने आपको दे दिया है। आशा है कि यह जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। इन टॉपिक को ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किया मैंने। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।